नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल नगरकर और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। यूजीसी नेट मार्च 2023 में जो पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर हुआ था, उसमें से प्रश्नों की चर्चा आज 51 to 65 प्रश्नों की, मतलब कुल 15 प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। इससे पहले 50 प्रश्नों की चर्चा डिफरेंट वीडियोस में हमने की है और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो चाहो तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का और क्वेश्चन नंबर 51 जो है, इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है देखिए। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल डिस्क्राइब्ड the triadic scheme of knowledge classification into। ऑप्शन है नेचुरल साइंस, लॉजिक साइंस, मेंटल साइंस, जनरल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो पहले तो यहाँ जो शब्द ये आया है ट्रियाडिक, तो ट्रियाडिक का अर्थ क्या है ये पहले जान लेते हैं। ट्रियाडिक का मीनिंग है रिलेटिंग टू और कंप्राइजिंग अ सेट ऑफ थ्री रिलेटेड पीपल और थिंग्स। मतलब जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल डिस्क्राइब्ड द ट्रियाडिक स्कीम। उसमें तीन जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, वह कौन से एस्पेक्ट्स है? तो पहला एस्पेक्ट है नेचुरल साइंस, दूसरा है लॉजिक साइंस, तीसरा है मेंटल साइंस। जनरल साइंस नहीं है और ह्यूमैनिटीज़ भी नहीं है। इस वजह से ABC only is the answer। ABC only is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। यह क्वेश्चन देखने से पहले हम चर्चा करेंगे कि जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ये जो थे, उनका जो ड्यूरेशन था वह 1770 से लेकर 1831, मतलब 1770 to 1831। He described the triadic scheme of knowledge classification in his book Logic 1812। मतलब 1812 में उनकी जो बुक आई थी उसका नाम क्या था? लॉजिक। तो इन्होंने इसमें यह ट्रियाडिक स्कीम जो है वह डिस्क्राइब की थी, वेयर ही डिवाइडेड नॉलेज इनटू 3 कैटेगरीज and one is logic, second is natural science and third is philosophy of spirit। तो लॉजिक में उनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने ऑन्टोलॉजी, थियोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी दिया था। नेचुरल साइंस में मैकेनिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस यह दिए थे। फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिट में उन्होंने साइकोलॉजी का जिक्र किया था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न रिलेटेड टू मैनेजमेंट है। जैसे मैनेजमेंट, यह जो यूनिट है वह यूनिट छठा यूनिट है। जो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि यूनिट नंबर 6 जो है वह मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ कूट लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। कूट लेविन का जो चेंज मैनेजमेंट मॉडल है उसके अंदर फॉलोइंग स्टेप में से, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि वह कूट लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल के 2 स्टेजेस है। वह कौन कौन से स्टेजेस है? चेंजिंग यह एक स्टेज है और अनफ्रीजिंग यह एक स्टेज है। प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस यह उसमें चेंज मैनेजमेंट मॉडल में स्टेज नहीं है और डिज़ाइनिंग ऑटोनॉमी यह भी स्टेज नहीं है। तो इसके अलावा कूट लेविन मॉडल को भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए कूट लेविन मॉडल, यह जो चेंज मैनेजमेंट का कूट लेविन का जो मॉडल है उसमें उन्होंने जैसे चेंज, यहाँ भी आंसर है चेंज और चेंजिंग यहाँ भी है। वैसे उसके बाद रीफ्रीजिंग जो उन्होंने दिया है, यहाँ अनफ्रीजिंग की बात हो रही है, यहाँ अनफ्रीजिंग की बात हो रही है। लेकिन ये जो है रीफ्रीजिंग, ये रीफ्रीज भी इसका एक स्टेज है, लेकिन वो आगे जाके आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप रीफ्रीज, अनफ्रीज और चेंजिंग, ये तीनों बातें स्टेजेस ऑफ कूट लेविन्स मॉडल
चेंज मैनेजमेंट, इसमें आप याद रखेंगे। तो ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी एमबीओ सिस्टम। एमबीओ सिस्टम जैसे कि आपको पता होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसे ही हम क्या कहते हैं, एमबीओ, वॉज फर्स्ट यूज बाय पीटर ड्रकर। यह जो टर्म है एमबीओ, इसका फर्स्ट, इस टर्म का पहले यूज किसने किया था, तो वह किया था पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने इनकी बुक 1954 में इनकी बुक आई थी जिसका टाइटल था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी एमबीओ सिस्टम, और ऑप्शन है सेटलिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग एक्शन प्लान, कंडक्टिंग पीरियोडिक रिव्यू, प्रोविजन फॉर जॉब रिक्वायरिंग ट्रायल ऑप्शन। लेकिन यहाँ इसमें प्रोविजन ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग ट्रायल ऑपरेशन, यह ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बल्कि बेसिक कंपोनेंट में पहले तो सेटलिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग एक्शन प्लान एंड कंडक्टिंग पीरियोडिक रिव्यू, ये तीन ऑप्शन उसके बेसिक कंपोनेंट है। तो ए बी सी ओनली, दिस इज द आंसर। उसके बाद एमबीओ के बारे में और जानकारी हम यहाँ पे लेंगे, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जैसे यह एक प्रोसेस है, इन प्रोसेस इन विच देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द एमबीओ सिस्टम। 4 बेसिक कंपोनेंट, तो 4 जो है, अब तो इस प्रश्न में उन्होंने 3 ही कंपोनेंट की चर्चा की है, लेकिन हमें याद रखना होगा चौथा कंपोनेंट वह कौन सा है, यह भी हम याद रखेंगे। उसमें पहला है सेटलिंग ऑब्जेक्टिव जो कि ऑप्शन में था, डेवलपिंग एक्शन प्लान यह भी ऑप्शन में था, कंडक्टिंग पीरियोडिक रिव्यूज यह भी ऑप्शन में था, और एंड अप्राइजिंग द एनुअल परफॉर्मेंस। एनुअल परफॉर्मेंस ये जो है, यह जो अप्राइजल वाला परफॉर्मेंस वाला ये जो ऑप्शन है, यह आप ध्यान में रखिए, ये बेसिक 4 कंपोनेंट एमबीओ से रिलेटेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या है प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के नीचे कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें से 2 प्रिंसिपल्स नहीं है और 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं यह देखेंगे, जॉब एनालिसिस, डिवीजन ऑफ लेबर, मैक्सिमम प्रॉफिट, यह 3 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड यह प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के नहीं है, लेकिन यह प्रिंसिपल हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है, और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यह भी प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का नहीं है। तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें याद रखना होगा, ACE ओनली इज द करेक्ट आंसर, ACE ओनली इज द करेक्ट आंसर। दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में और भी चर्चा हम थोड़े में करेंगे। जैसे यहाँ देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे यहाँ उन्होंने 2 पार्ट दिए हेनरी फ्योल और FW टेलर। जैसे FW टेलर, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, हेनरी फ्योल को क्लासिकल मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है। यहाँ जैसे बेसिस में उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड दिया है, जो कि हेनरी फ्योल इसको फॉलो करते हैं, और यह FW टेलर, उनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो यह जो हेनरी फ्योल का जो क्लासिकल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और वह FW टेलर का जो मैनेजमेंट है वह लोअर लेवल मैनेजमेंट है। उसमें ये जो है उसके बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आज हम अधिक की जानकारी लेने वाले हैं। टेलर इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म। तो इसको टेलरिज्म भी कहा जाता है, और FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय लुइस ब्रांडीज इन 1910। 1910 में ब्रांडीज इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट यह टर्म हमें दी है। उसके बाद देखेंगे टेलर गेव मच कोऑपरेशन,
concentration on the supervisory level management and the performance of managers and workers at an operational level. तो यहाँ पे उन्होंने वर्कर्स को भी उतना ही महत्व दिया है जितना कि मैनेजर्स को महत्व है, और वह सुपरवाइजर लेवल में मैनेजमेंट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इनके जो 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, F.W. टेलर हैज़ गिवन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच वॉज दैट, एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये पहला प्रिंसिपल हुआ। उसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या है? सलोका, एक दूसरे से मिले जुले रहना। यह है हार्मनी एक्सपेक्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, यह दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब टीम का जो इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है वो बहुत है। कोऑपरेशन के जरिए एक दूसरे को हेल्प करना। इंडिविजुअल ग्रोथ यहाँ बिल्कुल मायने नहीं रखती है, बल्कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। जॉब एनालिसिस उसे इन ब्रैकेट कहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ एवरी मतलब जो भी टीम में एवरी इंडिविजुअल है उसकी भी डेवलपमेंट होना वहाँ ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि हमारे ऑप्शन में भी यह था, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब जितना भी आउटपुट मिलेगा, चाहे इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे टीम को मिलेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, वह जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट यह भी हमारा एक ऑप्शन है। फिर से हम इस प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? जॉब एनालिसिस, डिवीजन ऑफ लेबर, मैक्सिमम प्रॉफिट, नो यूनिटी ऑफ कमांड, नो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसलिए A, C and E only is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर, क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। क्या है प्रश्न? देखिए, एड्रेस स्पेस ऑफ IP एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो यहाँ IP एड्रेस जो भी हम देखते हैं, जैसे उसमें 4 पार्ट होते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में पहले ही मैं बोल देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे इन IP एड्रेस हैज़ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर एड्रेस लेता हूँ 192.168.1.32। यह एक वेब IP एड्रेस है। तो यहाँ जो स्ट्रिंग कितनी बन रही है? 1 2 3 1 2 3 और 4। तो ये 4 नंबर्स जो है, एन IP एड्रेस हैज़ 4 नंबर्स। ये 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 स्ट्रिंग होती है। उसमें जो नंबर कंप्राइजेस होते हैं, देखिए ये ईच नंबर हैज़ 1 to 3 डिजिट्स। जैसे यहाँ 192 हुआ तो यहाँ 3 डिजिट आए थे, तो यहाँ पे 3 डिजिट आए थे। एक कम से कम 1 होगा, नहीं तो 3 तक होगा, 2 भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रिंग बनता है ये आएगा 1 to 3 डिजिट्स, यह IP एड्रेस में आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है प्रीफिक्स उसमें होता है, सफिक्स उसमें होता है, ठीक है। तो जैसे B में क्या है? टाइप प्रीफिक्स, ये आ गया। उसके बाद D में क्या है? रीसेट एड्रेस, ये भी आ गया। तो IP एड्रेस के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दी है। रजिस्ट्री उसमें नहीं आएगा। एड्रेस स्पेस ऑफ द IP एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब उसके 2 पार्ट होते हैं, टाइप प्रीफिक्स और रीसेट ऑफ एड्रेस। तो आइडेंटिफायर भी नहीं आएगा और टाइप आइडेंटिफायर भी नहीं आएगा। आएगा क्या? B and D ओनली, ठीक है। तो B and D ओनली इज द आंसर। उसके अलावा और भी जानकारी IP एड्रेस के बारे में हम लेंगे। तो ये जो IP एड्रेस है उसको फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका क्या है? फुल फॉर्म है। द एड्रेस प्रोवाइडेड टू कनेक्शन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एन IP एड्रेस। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें 4 नंबर्स आते हैं, उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको देकर समझाया था। द IP एड्रेस इज सेगमेंटेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये जो है प्रीफिक्स में क्या आता है? देखिए, द इनिशियल सेक्शन ऑफ द IP एड्रेस signifies the physical network to which the computer connect. It is also commonly referred to as the network address. तो ये प्रीफिक्स में नेटवर्क एड्रेस आ जाता है। सफिक्स में क्या आ जाएगा?
This secondary segment of IP address specifies the distinct computer within the network. This part is also recognized as the host address. होस्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस, ऐसे प्रीफिक्स है तो नेटवर्क एड्रेस होगा, सफिक्स है तो होस्ट एड्रेस होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म है IPv4, IPv6, ऐसे दो टर्म जो है वो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं। IPv4 जब भी आएगा तो यहाँ याद रखना यह है कि 32 बिट 4 बाइट्स वाला एड्रेस होगा। IPv6 जब भी आएगा तो इज 128 बिट वाला होगा, 16 बाइट वाला होगा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एन IP एड्रेस डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन अ नेटवर्क बट it specifies a particular connection in a network. IP address changes each time a device is connected to the network as it dynamically allocated to the device when it participants in a network. तो ये सारी जानकारी जो है ये IP एड्रेस जो होता है, जैसे वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होता है, तो वह कनेक्ट करते समय जो एड्रेस एक दूसरे को पहचानता है उसी को हम क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। ये बहुत ही नेटवर्किंग में ज़रूरी होता है। B and D इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ये जो टर्म है कंप्यूटर साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नेटवर्किंग में यूज़ में लाई जाती है। ये प्रश्न क्या है देखिए, द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस। OSI मॉडल, जैसे OSI किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, OSI मॉडल। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहले और एक बार मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, उसमें से 7 लेयर कौन से है, फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यह जो छठा प्रेजेंटेशन लेयर है इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, देखिए यहाँ पे रेड्यूस नंबर ऑफ बिट्स टू बी सेंड ओवर द नेटवर्क, मतलब बिट्स का जो रिडक्शन होता है, नंबर रिड्यूस करके आगे नेटवर्क में भेज देने का कार्य जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, और वो सही भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, ये भी एक प्रेजेंटेशन लेयर में फंक्शन होता है, ट्रांसलेट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू बी सेंट ऑन द नेटवर्क। जो भी कोडिंग आप करेंगे उस कोडिंग को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में वो एनकोड करता है और आगे भेज देता है नेटवर्क में। तो ये जो ट्रांसलेशन का काम जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, इस वजह यह भी फंक्शन है। लेकिन एक्ट एज विंडोज़ फॉर एंड यूजर्स, ये प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन नहीं है, लेकिन यह एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन है। जो 7वां जो लेवल है वो लेवल 7 एप्लीकेशन लेयर जो है उसका यह फंक्शन है, एक्ट्स एज अ विंडो फॉर एंड यूज़र। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, इंसर्ट चेक पॉइंट। इंसर्ट चेक पॉइंट यह भी एक फंक्शन है सेशन लेयर का। सेशन लेयर कौन सा है, लेवल 5 का जो लेयर है वह सेशन लेयर है, उसका वह फंक्शन है। उसके बाद हम ई देखेंगे, ई क्या है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स ये प्रेजेंटेशन लेयर का एक फंक्शन है, इस वजह से ABE ओनली इज द आंसर। ABE ओनली इज द आंसर। ए होगा, बी होगा और ई होगा, यह आंसर है। उसके बाद प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, डिजिटल सिग्नेचर कैन प्रोवाइड डैश डैश फॉर अ मैसेज। डिजिटल सिग्नेचर कैन प्रोवाइड, डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रोवाइड करता है, यह ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, वह इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, वह नॉन रिपुडिएशन प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी अखंडता प्रोवाइड करता है, नॉन रेपुडिएशन गैर अस्वीकृति प्रदान करता है।
लेकिन वह क्लैरिटी प्रदान करता नहीं है और रीट्रांसमिशन भी नहीं करता। इस वजह से ACE ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न ये है, जो कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसमें भी 3 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। उसमें से एक प्रकार उन्होंने यहाँ पूछा है, वह कौन सा है, देखिए यह है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को और भी नाम है, जैसे रिफर्ड एज वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, WEAK। देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए आपके लिए ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। कौन सी है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कॉमनली नोन एज अ वीक AI और नैरो AI। तो ये तो पहला ऑप्शन, मतलब वो पहली फीचर तो हो गई, तो ये यहाँ आने वाला है। उसके बाद देखेंगे रेफर्ड एज स्ट्रॉन्ग AI। स्ट्रॉन्ग AI यहाँ नहीं है, देखो यह वीक AI है, स्ट्रॉन्ग AI नहीं है। यूज्ड इन फेशियल रिकग्निशन, जो मोबाइल जैसे फेशियल रिकग्निशन करता है ना, उसमें वह आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए आर्टिफिशियल, यहाँ देखिए रिप्रेजेंट द सोल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हैज़ बीन इफेक्टिवली डेवलप्ड सो फार। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पर्पस ड्रिवन, डिजाइनिंग टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक टास्क सच एज फेशियल रिकग्निशन। यहाँ देखिए स्पेशल रिकग्निशन आ गया है। और उसके बाद ड्राइविंग व्हीकल्स में भी उसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ई ऑप्शन क्या है, यूज्ड इन कार्स। यूज्ड इन कार्स, जैसे जैसे नई गाड़ियाँ जो बनाई गई है उसके नज़दीक भी आपकी की आ जाती है, तो भी वो रिकग्नाइज करके ऑटोमेटिकली वह कार को अनलॉक कर देता है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, ACE कहते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ये नहीं है, रेफर्ड एज स्ट्रॉन्ग AI ये भी नहीं है, बल्कि ACE इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, और भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी, मैं अधिक की जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये तो पहले हमने देख लिया आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे ANI कहते हैं, एग्जिबिटिंग लिमिटेड एबिलिटीज़। मुझे उसमें मतलब उसमें जो एबिलिटीज़ है वो लिमिटेड एबिलिटीज़ है, लेकिन उसके परे 2 प्रकार हैं। वो कौन से हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, उसे क्या कहेंगे, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये कहेंगे। मैचिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, मतलब ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में जो भी काम होता है वह काम AGI में होता है, उसे ही AGI कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उसके बारे में, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है या टर्म है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI, सरपासेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। मतलब जितना ह्यूमन सोचता है, जितना काम करता है, उससे परे, उससे भी अधिक काम करने की जो ताकत है वह आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में होती है। वह उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे। AGI के बारे में जानकारी पहले लेते हैं। जैसे समटाइम्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग AI, जैसे एक ऑप्शन आया था ना ऊपर, यहाँ पे AGI को स्ट्रॉन्ग AI कहते हैं, ना कि ANI को। स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, AGI को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे, और डीप AI भी उसे कहते हैं, डीप AI भी उसे कहते हैं। इनविजन्स ए मशीन प्रोसेसिंग ब्रॉड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर। मतलब जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है उसके समान काम करने की क्षमता जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में, AGI में होती है। AGI एग्जिबिट्स लर्निंग कैपेसिटी एंड कैन एम्प्लॉय इट्स इंटेलिजेंस टू एड्रेस डाइवर्स प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे विविध प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद इट हैज़ द पोटेंशियल टू थिंक, कॉम्प्रिहेंड एंड रिस्पॉन्ड लाइक अ ह्यूमन अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन। बहुत सारी वैरायटी ऑफ सिचुएशन में वह विचार करता है, वह मतलब संगठित विचार करता है, और वह उस विचार के अनुसार, कॉम्प्रहेंस के अनुसार रिस्पॉन्ड भी करता है। ये सारी एबिलिटी AGI में है। उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे ASI की।
आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये क्या कहलाता है या कहता है? इट इज़ द थियोरेटिकल फॉर्म ऑफ एआई। ये किसका फॉर्म है? थियोरेटिकल फॉर्म ऑफ एआई that transcends mere limitation or comprehension of human intelligence and behavior. ASI entails machines achieving self-awareness and exceeding the capabilities of human intelligence and proficiency. ह्यूमन की जो प्रोफिशिएंसी होती है, ह्यूमन माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है, एक्सीडिंग मतलब उससे भी ज़्यादा काम करने की क्षमता जो है, यह आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में होती है। यह तीनों प्रकार हमने आज यहाँ पे देखे हैं, जो कि पहला था ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, दूसरा था AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और तीसरा था ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये तीनों प्रकार थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे हमने ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 हम देख रहे हैं। प्रश्न क्या है देखिए, डाइटी DEITY हैज अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट entitled Center of Excellence for Digital Preservation to which of the following agencies? ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन इस नाम से जो डाइटी ने हैज़ अवॉर्डेड, डाइटी यह संस्था जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए अवॉर्डेड है, मतलब उनको पारितोषिक मिल गया है। टू विच द फॉलोइंग एजेंसी, मतलब ये डाइटी प्रोजेक्ट किन दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया था? उनका नाम है AC ओनली, सीडैक पुणे एंड सीडैक नोएडा। इन दोनों ने उनको अवॉर्ड किया गया था, सीडैक पुणे एंड सीडैक नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर 60। DROM बोरा was developed and released by, ये जो ड्रॉम बोरा किसने डेवलप किया और किसने रिलीज किया? तो इसके लिए दो संस्थाएं प्रमुख रूप से काम करती है, DCC DPE। यह A and B ओनली इज द आंसर। ओके, तो DCC का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल रिपोजिटरी, सॉरी, DCC का फुल फॉर्म है डिजिटल क्यूरेशन सेंटर, और DPE का डिजिटल प्रिजर्वेशन यूरोप। दिस टूल किट वॉज पब्लिश्ड इन 2007। तो ये जो टूल किट बनाया गया है किस नाम से? ड्रॉम बोरा इस नाम से, वह पब्लिश हुआ था 2007 में। तो ड्रॉम बोरा ये जो है, D का मतलब डिजिटल, R का मतलब रिपोजिटरी, उसके बाद ऑडिट मेथड बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ये ड्राम, गलती से यहाँ पे DRAM चाहिए था, ड्राम बोरा, गलती से यहाँ ड्रॉम बोरा हो गया। तो यहाँ याद रखिए, ये जो ये है डिजिटल रिपोजिटरी ऑडिट मेथड बेस्ड ऑन रिस्क assessment, ड्राम बोरा is toolkit and methodology for evaluating digital preservation repository. It is been created by DCC and DPE। ये उपकरण IIT बॉम्बे नहीं है, सीडैक बेंगलोर भी नहीं है, बल्कि A and B only is the answer। ड्रॉम बोरा is developed and released by DCC and DPE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या क्वेश्चन है? वेबोमेट्रिक रिसर्च इंक्लूड्स लॉन्जिट्यूडनल क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ। तो वेबोमेट्रिक रिसर्च में लॉन्जिट्यूडनल क्वांटिटेटिव स्टडीज किस किस को इंक्लूड करता है? वेब साइटेशन एनालिसिस को, ब्लॉग एनालिसिस को और वेब पेजेस को इंक्लूड करता है। वेबोमेट्रिक क्या है? यह एक साइंटिफिक मैट्रिक्स है जिसका यूज करके रिसर्च में उसका यूज होता है। सर्च इंजन डिजाइनिंग नहीं है। ABC ओनली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, इम्पैक्ट फैक्टर इज यूज्ड बाय।
किसके जरिए, किसके द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर का उपयोग किया जाता है? ऑथर्स टू सिलेक्ट राइट जर्नल, लाइब्रेरीज टू मेक कलेक्शन डेवलपमेंट डिसीजन, कलेक्शन डेवलपमेंट के डिसीजन लेने में लाइब्रेरीज को इम्पैक्ट फैक्टर का उपयोग होता है। ऑथर्स टू सिलेक्ट राइट जर्नल, मतलब जो भी किस जर्नल में मेरा आर्टिकल पब्लिश करना है, यह इम्पैक्ट फैक्टर देखकर ऑथर सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है। उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस एकेडमिक प्रोडक्टिविटी, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी किस एकेडमिक जर्नल को हमें एक्सेस करना है, यह सोच सकते हैं इम्पैक्ट फैक्टर का यूज करते हुए। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? यह स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स है और इसका उपयोग करके ऑथर को, लाइब्रेरीज को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इसका यूज होता है। पब्लिशर्स टू डिसाइड द जर्नल प्राइस, प्राइस डिसाइड करने के लिए इम्पैक्ट फैक्टर का इतना महत्व नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। ए बी सी ओनली इज द आंसर। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्या है प्रश्न? द इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट measures of dispersion are, the important measures of dispersion are, मीन तो सेंट्रल टेंडेंसी का टूल है, तो डिस्पर्शन का नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, ये डिस्पर्शन के मेजर है, इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, तो बी सी डी ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट का मतलब क्या है? प्राचीन भारत, एंशियंट यानी प्राचीन, इंडिया मतलब भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ एंशियंट इंडिया। तो यहां देखिए ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन ए बी डी ओनली। तो यहां पे अर्लीस्ट रिटर्न recorded materials found are inscriptions on stone pillars of King Ashoka, ये सही है। नालंदा लाइब्रेरी flourished till 12th century, ये भी सही है। इत्सिंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। लेकिन रत्नसागरा इज 7 storied बिल्डिंग, ये सही नहीं है। टेम्पल लाइब्रेरीज exited before 10th century AD, ये भी सही नहीं है। A B D only is the answer. Next question, and this is best question I can say because this is last question in today's video. क्या है प्रश्न? Which of the following constitute marketing mix? मार्केटिंग मिक्स में नीचे जो पर्याय दिए हैं, उन 5 पर्यायों में से 3 पर्याय ऐसे हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स में आते हैं। प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। परचेसिंग पावर नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं आएगा, सॉरी पोर्टेबिलिटी भी नहीं आएगा। पोर्टेबिलिटी और परचेसिंग पावर नहीं आएंगे, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्राइस आएंगे। लेकिन इसके अलावा 4 बातें यहाँ पे हैं, जैसे 3 बातें प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट, यहाँ उसके बाद प्राइस, उसके बाद प्लेस और उसके बाद प्रमोशन। तो ये 4 बातें मार्केटिंग मिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखिए। यहाँ पे हमने 15 प्रश्नों की चर्चा की है, क्वेश्चन नंबर 51 to 65। यह जो प्रश्न पत्र था वह नेट की जो एग्ज़ाम हो गई थी, जो मार्च 2023 में, उसके 51 to 65 प्रश्नों की चर्चा हमने यहाँ पे की है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश मैंने की है।
हम आगे और भी सारे प्रश्नों के 100 प्रश्नों तक हम जाने वाले हैं और ऐसे वीडियो हम लेके आएंगे। आप उसका पूरा उन वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ये उम्मीद रख कर मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।